अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभासाची न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रणव तिवारी। हम मौजूद हैं गोरखपुर महानगर में। चूँकि जो कोरोना है, कोरोना पे हम लोगों ने लगातार कुछ बहसें भी की हैं, लोगों की प्रतिक्रियाएं भी ली हैं। उसी क्रम में हमारे साथ तमाम व्यापारी हैं, अध्यापिका हैं और आईटी सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं और वर्क फ्रॉम होम भी कुछ कर रहे हैं। उनसे भी हम उनकी प्रतिक्रिया लेंगे कि कोरोना महामारी में उनकी क्या विचार है, कि कितना असर डाला है कोरोना उनके इन तमाम कारोबार पे। इसी क्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक सज्जन हैं, उनसे उनका नाम जान लेते हैं, उनका व्यवसाय जान लेते हैं और क्या प्रतिक्रिया है कोरोना पर, उनसे उनकी व्यक्तिगत विचार को समझ लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? सबसे पहले तो नमस्कार प्रणव जी और उनकी टीम को। मैं रवि प्रकाश त्रिपाठी, मैं व्यापार करता हूँ सैनिटरी से रिलेटेड। ठीक है, मैं गोरखपुर का निवासी हूँ। सर, कोई भी व्यवसाय हो, कोरोना एक ऐसा अभिशाप बन के सबके सामने आया। हर वर्ग विशेष, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, व्यापारी ही क्यों ना हो, शिक्षक ही क्यों ना हो, हर कोई कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। आपके व्यक्तिगत जीवन पर कितना असर कोरोना ने डाला है, उसकी थोड़ी सी जानकारी। व्यक्तिगत जीवन और समाज पे तो कोरोना का बहुत असर पड़ा हुआ है। सारी चीज़ें बंद पड़ी हुई हैं, सारी व्यवस्थाएं, शादी हो, ब्याह हो, कंस्ट्रक्शन हो, सारी चीज़ें बंद पड़ी हुई हैं। कोरोना ने तो सामाजिक आर्थिक सब पे नुकसान डाला ही डाला है। तो आपका कोई कुछ विशेष आप गुजारिश करना चाहते हो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार से, चाहे शासन प्रशासन से, आप कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार से गुजारिश क्या है, गुजारिश यही कर सकते हैं कि जैसे जैसे स्थिति सामान्य हो, व्यापारियों को राहत दिया जाए। जो ट्रांसपोर्ट में बहुत सारे सामान ऐसे आते हैं जो ट्रांसपोर्ट में फंसे रहते हैं, व्यापारी डिस्टर्ब हैं। गाड़ियों को आने की अनुमति तो है लेकिन ट्रांसपोर्टर को खोलने की अनुमति नहीं है, और माल कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करेगा? माल डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा तो ये सब सारी दिक्कतें आएंगी, समाज में सारी दिक्कतें आएंगी। इसी क्रम में और भी लोग हैं, उनसे जुड़ लेते हैं कि उनकी क्या विशेष व्यक्तिगत प्रतिक्रिया है इस कोरोना को लेके। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम वर्तिका पांडे। मैम, आप कौन सा कारोबार करती हैं या कुछ आपके अपने व्यवसाय हैं, उसके बारे में जानकारी। उसके बाद कोरोना पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो हमारे तमाम दर्शकों के लिए। हमारा खुद का एक आईटी फर्म है, मैं और मेरे हस्बैंड मिलकर उसको मैनेज करते हैं, सरल सॉफ्टटेक नाम से। हम स्कूल सॉफ्टवेयर में डील करते हैं, स्पेशली हम स्कूल सॉफ्टवेयर में डील करते हैं, उसी से अपना बिजनेस चलता है। कोविड की वजह से सारी चीज़ें डिस्टर्ब हैं, कहीं ना कहीं वो वेदर हो, पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। पर मुझे लगता है सबसे ज़्यादा असर अगर किसी पे पड़ा था स्कूल्स और उससे जुड़े हुए लोगों पर, चाहे वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हों या बुक सेलर्स हों या ड्रेसेस जो लोग सप्लाई कराते हैं वो लोग हों। इंडिया में अपने क्या है कि पढ़ाई सोशल ऑब्लिगेशन है एक तरह से। मुझे लगता है 20 या 25% लोग होंगे जो वाकई सीरियस होते हैं बच्चों की पढ़ाई को, करियर को लेकर के। बाकी सारे लोग तो सिर्फ देखा बच्चों को स्कूल्स भेजते हैं। तो अभी इस टाइम में क्या है, जब भी स्कूल्स बंद हैं, कि स्कूल्स में ऑनलाइन क्लासेस जो चल भी रही हैं, तो कितने सारे पेरेंट्स तो फ़ी नहीं दे रहे, बुक्स नहीं ले रहे। अब फ़ी नहीं आ रही तो स्कूल्स कहाँ से सैलरी दें, कहाँ से नया सॉफ्टवेयर लें, कहाँ से बुक्स वालों से कोई डीलिंग हो। अब बुक सेलर्स की प्रॉब्लम, मैं सबकी ही प्रॉब्लम्स आप तक पहुँचा रही हूँ क्योंकि मैं सबसे ही टच में हूँ कहीं ना कहीं पे। तो बुक सेलर्स की प्रॉब्लम क्या है कि उनका स्टॉक इकट्ठा होता जा रहा है। कोई भी पेरेंट या कोई भी गार्जियन बुक्स नहीं लेना चाह रहा, वो ऑनलाइन क्लासेस बस वही काम चलाऊ सा चल रहा है। अब उनकी टेंशन ये है कि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जल्द ही लागू होने वाली है, उनके पास में पुराना स्टॉक और सारा कुछ ऐसे कैसे पड़ा हुआ है। अब अगर उनका न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया तो उनके पुराना स्टॉक पूरा का पूरा बेकार हो जाना है, तो वो उनका पैसा पूरी तरह से फंसना है। हम लोग की प्रॉब्लम क्या है कि स्कूल्स के पास में फ़ी नहीं आ रही, तो हमसे सॉफ्टवेयर वगैरह ले रहे हैं पर बहुत कम, मतलब 80% तक हम लोग का कहीं ना कहीं पे बिज़नेस इफेक्टेड है। तो वही है, दाल रोटी चल रही है, बस चल रही है। अब इस टाइम में क्या है कि अभी चीज़ें नॉर्मल होनी शुरू हुई थी, अक्टूबर से वापस से स्कूल्स खुले तो सबने मतलब सारी चीज़ें ट्रैक पे आ रही थी। लेकिन फिर अचानक से 24 मार्च से स्कूल्स बंद हुए, तो फिर से स्कूल्स का वही रवैया, भाई ऑब्वियस सी बात है, उनके पास पैसे नहीं होंगे तो वो कहाँ से हमसे सॉफ्टवेयर लेंगे। तो कहीं ना कहीं पे टेंशन है और दबाव है हम लोग के बिज़नेस पे बहुत ज़्यादा। तो कुछ आपका विशेष सुझाव कि आपको लगता है कि हाँ दे देना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे माध्यम हैं कि आपकी बातों को लोगों तक पहुंचाना है, आला कमान तक पहुंचाना है। आपको लगता हो कि कुछ हाँ आपके ऐसे सुझाव हैं सरकार तक पहुंचने चाहिए, आप हमारे माध्यम से दे सकती हैं। जी, मैं बस ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी अपने स्टेट गवर्नमेंट से कि सर प्लीज़ सिचुएशन को जल्दी कंट्रोल करिए और स्कूल्स को वापस से रीओपन करिए। पर एक जो सजेशन मेरा ये होगा वो ये होगा कि
इकट्ठे सारी क्लासेस जैसे आप ओपन करा, ठीक है 6 to 8 ओपन किया, पहले 9 to 12 ओपन किया, पर एक दिन में सारे बच्चों को बुलाने की जगह अल्टरनेट डेज पे क्लास को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए और अल्टरनेट डेज पे अगर बुलाएंगे तो इकट्ठा स्कूल में भीड़ नहीं होगी और ये डर नहीं होगा कि कोविड स्कूल के थ्रू फैलेगा, जो कि सबसे बड़ा रीज़न है स्कूल्स ना खोलने का। तो अगर अल्टरनेट डेज पे स्टूडेंट्स को बुलाएंगे और 2 शिफ्ट भी उसमें कर सकते हैं 3-3 घंटे का, तो कहीं ना कहीं पे आप कंट्रोल कर पाएंगे। हमसे बात करने के बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। इसी क्रम में और भी लोग हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं, क्या कुछ कहना है। क्या नाम है मैम आपका? मेरा सुनीता मिश्रा। सुनीता मिश्रा जी, किस व्यवसाय में हैं या क्या कार्य करती हैं आप? अध्यापिका हूँ। आप अध्यापिका हैं, तो शिक्षक और जो शिक्षार्थी हैं दोनों कहीं ना कहीं इस पूरे कोरोना महामारी में, कोरोना महाकाल में कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं। आपका क्या कुछ कहना है मैम? सर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि स्कूल अचानक से बंद हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए था। और मतलब तुरंत 12 बजे न्यूज़ आ रहा है कि कल से स्कूल नहीं जाना है, ये तो गलत है। रीज़न क्या है? हम लोग प्राइवेट वाले हैं, हम प्राइवेट जॉब करते, मेरे हस्बैंड भी प्राइवेट जॉब करते, हम लोग मिडिल क्लास वाले। हमारी सरकार जो है बहुत अच्छी है, मैं ये नहीं कह रही हूँ बुरी है, बट ये बताइए मिडिल क्लास वालों के लिए उसने क्या सोचा? ये बड़े लोगों के पास पैसे हैं, छोटे लोग भी सरकार खुद पैसे दे रही है, मिडिल क्लास कहाँ जा रहा है? हमारे बच्चे का फीस जमा हो रहा है, नहीं जमा हो रहा, कैसे होगा? हमारा बच्चा 10th में 9th में है, 9th की फ़ीस मैं कहाँ से दूंगी? बुक्स कहाँ से ले आऊँगी? क्योंकि हस्बैंड भी प्राइवेट जॉब करते हैं, उनके पास भी पैसे नहीं है। हमारी अचानक से नौकरी चली गई, हमारे पास भी पैसे नहीं है, मेरा घर कहाँ से चलेगा? आपने क्या किया? वो आधार कार्ड, पैन कार्ड लिंक करवाया, कितना हमारे बैंक को आप एक बार देखिए तो हमारे पास कितने पैसे आ रहे हैं। आपने नोटबंदी तो करवा दिया क्योंकि आपको लग रहा था कि हमारे देश में बहुत क्या कहते हैं गलत तरीके से पैसे आते हैं, ये होता वो होता, उसके लिए आपने सोचा। लेकिन जिसके पास है या नहीं है, जिसके पास था तो आपने सोचा कि नोटबंदी करा के हम उनका काला धंधा बंद करवा देंगे देश से। लेकिन जिनके पास नहीं है उनके लिए सरकार क्या सोची? कुछ सोचना चाहिए था, लेकिन कुछ भी नहीं सोचा। मेरा घर कैसे चल रहा है? हम मिडिल फैमिली वाले हैं, रेंट पे रहते हैं, हमें रेंट देना है, कहाँ से मैं दूंगी? आप तो मेरे पीछे पड़े हो, मुझे पैसे चाहिए पैसे चाहिए, मैं अचानक से घर भी छोड़ नहीं सकती हूँ ना, कहाँ से ले आऊँगी? तो मेरे समझ से सरकार को कुछ सोचना चाहिए मिडिल क्लास वालों के लिए। तो मिडिल क्लास की फैमिली की समस्याएं हैं, तो आपका कोई विशेष रिक्वेस्ट हो सरकार से, आप कह सकते हैं? सरकार से बस मेरा यही रिक्वेस्ट है कि इस कोरोना काल में जितना हो सके उतना मिडिल क्लास वालों के लिए भी कुछ सोचे। हमसे बात करने के धन्यवाद। धन्यवाद। और भी लोग हैं, उनसे जुड़ लेते हैं, उनकी क्या अपनी व्यक्तिगत विचार है, क्या प्रतिक्रिया है। मैम आपका क्या नाम है? मेरा नाम कनक है। आप किस व्यवसाय में काम करते हैं? व्यवसाय से अध्यापिका हूँ। अध्यापिका हैं जी। आप। तो मैम कितना असर पड़ा है, चूंकि अभी एक अध्यापिका और हमसे जुड़ी हुई थी, उन्होंने भी अपने विचार रखे हैं, कितना असर पड़ा है? आपको क्या लगता है, आपके क्या व्यक्तिगत विचार? असर तो बहुत पड़ा है। ये कोरोना महामारी है, महामारी में महाकाल उत्पन्न हो गया है और इसमें असर मध्यम वर्गीय, जैसा कि अभी मैडम ने बताया, मध्यम वर्गीय तो बहुत ही प्रभावित हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मध्यम वर्गीय प्रभावित हुए हैं, शिक्षार्थी प्रभावित हुए हैं, शिक्षक प्रभावित हुए हैं और शिक्षार्थी तो इस तरीके से प्रभावित होते जा रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा दोनों पटरी से उतरती नज़र आ रही है। जैसा कि सरकार का योजना था साक्षर अभियान, और इस महामारी के वजह से लग रहा है कि ये साक्षर अभियान बहुत नीचे हो जा रहा है, पटरी से उतरती हुई नज़र आ रही है। इसके लिए हम शिक्षार्थियों के लिए हम लोग चिंतित भी हैं और हम अध्यापिकाएं भी बहुत चिंतन कर रहे हैं कि कैसे ये शिक्षण व्यवस्था को बनाए रखा जाए। ये अपने आप में बहुत अहम मुद्दा है और बहुत चिंतनीय विषय है। अभी तक का ये देखा जा रहा था कि शिक्षक हूँ चाहे शिक्षार्थी हूँ, दोनों के लिए ऑनलाइन क्लासेस का एक प्राविधान सरकार ने किया कि स्कूल नहीं चलेंगे, कॉलेज नहीं चलेंगे, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस प्रतिबाधित न हो उसके लिए निरंतर क्लासेस ऑनलाइन चलेंगी। लेकिन अब समय ऐसा आ गया कि ऑनलाइन क्लासेस को भी बाध्य करना पड़ रहा है, ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं चल रही हैं। उसमें शिक्षक किस तरीके से अपना कार्य कर पा रहा है? क्या समुचित ढंग से जो भी चीज़ें हो रही थी इससे पहले की हो पा रही हैं मैम? नहीं, बहुत समुचित ढंग से तो नहीं हो पा रहा है और ऑनलाइन क्लास के दुष्प्रभाव भी हैं। जहां नौनिहाल हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके ऊपर मोबाइल का बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, उनके दिल दिमाग पे असर पड़ रहा है। तो ऑनलाइन क्लास तो बहुत कारगर नहीं है, ये तो सही है। इसके लिए कुछ सरकार के पास विशेषज्ञ हैं
उनकी अपनी एक टीम है, अपना एक बहुत बड़ा उनके पास समूह है, जिसके द्वारा उनको कुछ योजना बनानी चाहिए कि ये शिक्षण व्यवस्था और शिक्षण कार्य अपने पटरी पे बनी रहे। इसके लिए कुछ कर सकते हैं भाई, सीसीटीवी है उसकी व्यवस्था करें, क्लासरूम्स को बड़ा बनवाया जाए, एक क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा 10 बच्चों को बैठाया जाए और अलग अलग टाइम पे अलग अलग बच्चों को 10-20 की संख्या में ही बुलाया जाए और उनको छूटने के बाद फिर एक घंटे के लिए ही एक क्लास के बच्चों को मेरे ख्याल से बुलाना चाहिए और एक इंस्ट्रक्टर हर क्लास के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए एक शिक्षिकाओं को रखा जाए, वो उनको इंस्ट्रक्शन दे सकें। बिल्कुल, ये तो सरकार की नीतियां थी, वो कहीं ना कहीं अपने काम को कर भी रहा है। एक सामने प्रकरण आया हाई स्कूल के परीक्षार्थियों के लिए, उनके पेपर को स्थगित कर दिया गया। लोगों ने हंसी भी उड़ाया कि पप्पू पास हो गया। हमने कई लोगों से बात भी किया था, सबका यही कहना था। आपके क्या व्यक्तिगत विचार है, चूंकि आप एक शिक्षिका हैं और तमाम स्टूडेंट्स आपके पास जुड़े भी हुए हैं, तो हाई स्कूल के बच्चों का जब पेपर स्थगित हो गया, किस तरीके से आप देख रही हैं? पेपर स्थगित हो गया, ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा, लेकिन मजबूरी में स्थगित करना ही सही रहा, क्योंकि जब जन है तभी कोई धन है, कोई कार्य है, सब कुछ उनके रहने पे ही हो सकता है। तो स्थगित हुआ, ये डिसीजन तो गवर्नमेंट की सही रही, क्योंकि इस महामारी में हमारे ख्याल से परीक्षा लेना उचित नहीं था। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। और भी लोग हैं, एक सज्जन हैं, उनसे जान लेते हैं कि उनकी क्या प्रतिक्रिया। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रतुल कुमार है। और प्रणव जी, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस छोटे से कार्यक्रम में हम लोगों को सम्मिलित करके और जनता की बातों को सरकार तक और प्रशासन तक पहुंचाने का बहुत ही बड़ा काम किया है। इस कोरोना काल में भी आप लोग किस तरीके से अपने कार्य को कर रहे हैं दक्ष होकर और हर तरीके से अपने आप को सुरक्षित रख के कर रहे हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इसके लिए गौरवान्वित भी हूँ कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया। जहाँ तक होता है, सब लोग कोरोना की बात कर रहे हैं, तो मैं कोरोना के ऊपर तो आऊँगा ही, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं प्रणव जी की सरकार को पहले इन सब चीज़ों के लिए सोचना चाहिए कि आखिरकार हम क्या ऐसा छोड़ दिए जिसकी वजह से आज हमारा थू-थू हो रहा है। और ये मैं पहले सरकार के लिए नहीं कह रहा हूँ कि इन्हीं की थू-थू हो रही है, किसी न किसी चीज़ों के लिए हर सरकार की थू-थू हुई है। जिसकी शासन, जिसकी प्रशासन रहती है, उसी की लट होती है, उसी की भैंस होती है। तो जिसके पास शासन है, प्रशासन है, वही अपनी लाठी चलाता है और उसी के हिसाब से हर चीज़ काम होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि लाठी तो अपनी थी, लेकिन भैंस भी नहीं अपनी पाल पाए और दूध भी नहीं निकाल पाए और गोबर भी करके और अपना पैर उसमें डाल दिया। सत्यता ये है कि इस सरकार ने जो भी कृत्य किया, पहले तो मैं आपको एक छोटी सी घटनाओं के साथ आता हूँ, थोड़ी सी मुझे माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ी सी मेरी बात हो सकता है वार्ता आपसे लंबी हो, लेकिन दिल की भड़ास है, इसलिए शासन प्रशासन तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो मैं रियल इस्टेट्स का काम करता हूँ, कुछ नवनिर्माण के भी काम करता हूँ, लेकिन नवनिर्माण और रियल इस्टेट की ये स्थिति है कि आज पूर्ण रूप से नोटबंदी ख़त्म होने के लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन कोरोना काल जब से शुरू हुआ और आज तक पूर्ण रूप से क्षति हुई है। किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया कि अगर रियल इस्टेट का बंदा काम करता है या ठेके का काम करता है तो उसके जो लोग हैं वो कैसे खा रहे हैं। क्या कोई ज़रूरी है जिसका मकान बन रहा हो और उसके पास पैसा हो, वो पैसा दे ही रहा हो? कभी आपने ये सोचा कि जो निर्माण कराना है, जो रियल इस्टेट का काम कर रहा है, उसके पास भी 4 व्यापारी आते हैं, 4 लोग और काम करते हैं, उनका खर्चा वो कैसे चला रहा है, अपने परिवार का पेट कैसे पाल? कभी किसी चीज़ का नहीं होता। सबको ये लगता है रियल इस्टेट का काम करता है, अरे बहुत पैसे वाला होगा, ठेकेदारी करता होगा बहुत। ऐसा नहीं है प्रणव जी, हर चीज़ों में, हर चीज़ में दिक्कत है। आपकी कंपनी है, एक छोटी सी न्यूज़ चैनल चला रही है, लेकिन आप सबके पास जा रहे हैं, सबकी चीज़ों को समझ रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं, मैं 2-4 कंपनियों के जो न्यूज़ चैनल हैं जो आज के डेट में कारपोरेट बन गए हैं, वो कारपोरेट बिजनेस कर रहे हैं, ना कि पत्रकारिता कर रहे हैं। आपके जैसे नौ युवक जो हैं वो पत्रकारिता कर रहे हैं कि गरीबों के पास मध्यम, अभी मैंने 3-4 मैडम लोगों की बातें सोची, मध्यम वर्गीय, सत्यता यही है कि मध्यम वर्गीय परिवार आज मर रहा है। मध्यम परिवार के लिए पास पैसे नहीं है कि कैसे वो अपना खर्च चलाए।
वो गाड़ी भी लेके रखा है इसलिए कि उसको अपनी थोड़ी सी सोफिस्टिकेटेड ज़िंदगी जीनी है, उसने अपने बच्चे को अच्छी पढ़ाई देनी है कि आगे चल के वो मध्यम वर्गीय नहीं है उच्च वर्गीय में आए, वो भी कोई चीज़ नहीं। गरीब है, गरीब किसी के यहाँ भी जा रहा है, मेरे पास पैसा नहीं है, 100 रुपये क्यों भी पकड़ा दे। लेकिन सरकार अगर आप किसी से भी आधार ले रहे हो, पैन ले रहे हो, तो ये कैसे आप सोच ले रहे हो आधार पैन देने वाला हर व्यक्ति पैसे वाला है। अगर सरकार मेरे पैसे पे आईटी सेक्टर से और इस सेक्टर से रेट डलाती है, उसको कैसे पता चलता है कि मेरे पास पैसा है? मेरा जानने के लिए उसके पास आईटी सेक्टर, तो उसको ये भी तो देखना चाहिए कि इस आदमी के अकाउंट में 1 साल में कितना पैसा आया और उसने क्या किया। अगर उसको ये नहीं मालूम है तो उसको ये भी तो पता होना चाहिए कि ये परिवार चल कैसे रहा है। 500 रुपये में ये बता दीजिए आप मुझे कि कौन सा परिवार चलता है। महिला के नाम पे 500 रुपये आप दे रहे हो, 500 रुपये में आज सब्जी लेने चले जाइए नहीं मिलता है। आप 2 किलो चावल 2 किलो गेहूं दे रहे हो, जिस परिवार में 10 लोग होते हैं उसमें 2-2 किलो चावल और 2-2 किलो गेहूं क्या होता है। कभी सरकार जो बैठे हुए हैं, कहना नहीं चाहिए भाजपा की सरकार हो, चाहे सपा की सरकार हो, चाहे बसपा की सरकार हो, कोई बता दे 2 किलो आटे में कितने दिन का समय वो लोग गुजार लेते हैं। क्या प्रतिदिन आपने ये बनाया है कि ये 2 किलो आटा मिलेगा? 50 ग्राम के हिसाब से जोड़ लीजिए, तो अगर 10 लोगों का परिवार है तो 5 किलो मतलब आधा किलो प्रतिदिन आपको आटे की ज़रूरत है खाना खाने के लिए। 20 ग्राम दाल की ज़रूरत ले लीजिए तो आपको कम से कम 100 ग्राम रोज दाल चाहिए। क्या 1 किलो का रेशियो डिवाइडेड बाय 30 कर दीजिए, आता है? नहीं आता है। ना सब्जी है ना दूध है। आप क्या दे रहे हैं? आप दाल दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं। बनाने की स्थिति क्या है? गैस है, लकड़ी है, चूल्हा है, किस पे बनेगा? घी है, तेल है, कुछ है? किसी चीज़ को कोई मतलब है नहीं है। इसलिए कि सरकार को एक दिखावा करना है। दिखावा क्यों करना है? वर्ल्ड बैंक, फलाना देश, ये देश सबसे कर्जा लेके अपने पेट को भरना है। आज किसी भी मंत्री के यहाँ चले जाइए, किसी भी अधिकारी के यहाँ चले जाइए, बताइए कौन सा ऐसा अधिकारी है जो मंत्री है जिसके पास पैसा नहीं है। सरकार को सबसे पहले ये करना चाहिए, जो विधायक लोगों को विधायक तनख्वाह दिया जा रहा है वो क्या कर रहे हैं। आज कोरोना काल में जितने लोग मर रहे हैं, किसी ने देखा किसी विधायक को कहीं पे? आप ही जाते हैं किसी फुटेज में विधायक दिखाई दिए? आपको समाजसेवी दिखाई देंगे, हम जैसे लोग दिखाई देंगे, लेकिन इनको कोई मतलब नहीं है, इसलिए कि इनको पैसा चाहिए। पैसा तनख्वाह आ जा रहा है, घर पे है, एक बाइट दे रहे हैं, एक जगह अपने से व्हाट्सअप कर दे रहे हैं, मेरे घर में कोरोना हो गया, हम घर में सोए हुए हैं, कोई ज़रूरत हो तो फ़ोन करिएगा। अरे किस तरीके के तुम लोग समाज सेवी हो यार? मरने से ज़्यादा तुम लोगों को अपने ज़िंदगी से डर लग रहा है कि हम जिएंगे तभी तो कुछ करेंगे। अरे जियोगे तो पैसा कमाओगे, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हो। जियोगे तो पैसा कमाओगे। अब जहाँ तक रही परिवार चलाने का, मित्र आपको मैं बता दूं, परिवार चलाना इस कोरोना काल में बहुत ही दूभर हो गया है। सरकार ने मेरिटोरियम लाया। मेरिटोरियम का ये मतलब था कि सरकार जो 3 महीने की किस्त नहीं ले रही है, उस पर आप उस पर किस्त पे जो भी इंटरेस्ट होता है नहीं लेंगे। लेकिन सरकार अपना काम कर रही है, नहीं भैया जब तक नहीं दोगे तब तक इंटरेस्ट देंगे। मतलब 5,000 रुपये मुझसे उस समय ज़्यादा नहीं ले रही है, लेकिन 50,000 रुपये मुझसे वो 20 साल के बाद ज़्यादा ले रही है। तो सरकार को उस मेरिटोरियम में भी 15,000 का फायदा है। वो अपने राजकोष को बढ़ा रही है, मेरे लिए कुछ नहीं की। अगर करना है तो सरकार को ये करना चाहिए कि जो किस्त है आपकी 2 महीने 3 महीने की, उसको हम एकदम पूर्ण रूप से माफ़ कर। एक बार सरकार के ऊपर थोड़ा दबाव आएगा, लेकिन हमसे टैक्स ले रहे हो ना, सब लोग हर रोज़ चिल्ला रहे हैं डीजल बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया, सत्यता यही है, उस पर आप टैक्स ले रहे हो। 100 रुपये आज डीजल क्यों हो गया? बगल के देशों में नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि उस हिसाब से अपनी स्ट्रक्चर ही हमारी नहीं समझ में आती है। सब लोग यहाँ पे अर्थशास्त्री है। अर्थशास्त्री मतलब होता क्या है, किसी को कोई ज्ञान ही नहीं है। हमारे मोदी जी सरकार चला के चल रहे हैं। कभी उनकी इंटरव्यू देखिए, कभी कहते हैं मैं 7 पढ़ाऊँ, कभी कहते हैं 10 पढ़ाऊँ, कभी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं तो वो कहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से वो MA किए हैं, BA किए। उनकी ही सत्यापित कापी दिखाई जाए ना। वही मैंने जो कहा है, जिसका भैंस उसी की लाठी और उसी का प्रशासन। आप अभी वो भी सत्यापित करा दोगे कि मोदी जी MA किए हैं और BA किए हैं और डॉक्टर की उपाधि लिए हैं। सबकी अपनी समस्या है। चूँकि आप रियल एस्टेट के कारोबारी हैं, कहीं ना कहीं हर वर्ग जो है प्रभावित हुआ है। कुछ आपको लगता है कि हमारे माध्यम से सरकार तक आपकी बात पहुंचनी चाहिए, आप कह सकते हैं? मित्र देखिए, सबसे पहली बात, सरकार हमारे लिए कुछ नहीं करेगी, ये आप सब लोग जान लीजिए। मैं ही नहीं, जितने लोग भी हैं। आप अपने आप को सुरक्षित रखिए। अपने परिवार का कैसे पालना है
कैसे पोसना है ये आप जानिए। सरकार को इससे मतलब है कि उसकी किस्त आप कब दे रहे हैं, सरकार को इससे मतलब है कि बिजली जला लिए हैं बिल कब दे रहे हैं, सरकार ये कहती है गैस चला गया तो गैस का पैसा कब दे रहे हैं। सरकार को इससे ये नहीं मतलब है कि आपके घर में पैसा है नहीं है, ये कोई मतलब नहीं है। और हर काम जो है आज पैसे से ही चलता है। बिना पैसे के आप अगर चले जाइए किसी रेहड़ी वाले से भी कहिए 1 किलो आलू दे दो, आज मेरे घर में पैसा नहीं है, तो वो 5 रुपए का आलू कहता भैया 10 रुपए में देंगे, वो भी खुद व्यापारी हो जा रहा है। इसलिए कि ये सरकार की देन है कि तुम भी व्यापार करो। व्यापार का मतलब क्या होता है उसको भी नहीं मालूम है। सरकार ने उसके अंदर उसके भी खून में राजनीति व्यापारीकरण कर दिया है। आज व्यापार नहीं हो रहा, आज व्यापारिक जो है वो राजनीतिकरण वाली व्यापार कर रहा है। मैं यही चाहता हूँ सरकार से कि जो उनकी सबसे पहली आवश्यकताएं थी हमारे देश की 3 चीज़ों पे, शिक्षा, स्वास्थ्य और जनसंख्या नियंत्रण, इन 3 चीज़ों पे उन्होंने काम क्यों नहीं किया। हर देश का नागरिक उनसे पूछना चाहता है। हर देश का नागरिक ये नहीं चाहता था कि पहले 370 हटाया जाए, पहले वो चाहता था कि शिक्षा फ्री की जाए। पहले ये नहीं चाहता था कि धारा 144 में ये कैसे हो रहा है, धारा वो 144 में ये क्यों नहीं हो रहा। पहले वो चाहता था कि स्वास्थ्य क्या हो रहा है। आज ऑक्सीजन 20,000 रुपये सिलेंडर, 50,000 रुपये सिलेंडर मिल रहा। मुझे कोई भी सरकार हो, प्रादेशिक सरकार हो, केंद्रीय सरकार हो, चाहे वो बता दे कि क्यों नहीं ये चीज़ हुआ। आज ऑक्सीजन हमारे घर में 10 दिन में तैयार कर रहे हैं। क्या इनके पास 6 साल के अंदर ये नहीं था कि ऑक्सीजन के प्लांट को खड़ा कर दिया जाए। आप पिछली सरकार के बारे में कहते उसने तो कुछ किया नहीं। मेरा लड़का पढ़ता है मान लीजिए 5 में, उसने 4 में क्या किया मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं तो उसके आगे का रिजल्ट देखूंगा ना। दूसरे के ऊपर थोपने से अच्छा है अपना काम करना। गलत कह रहा हूं तो बोलिएगा। तो आप अपना काम नहीं देख रहे हो। 70 साल में क्या सरकार ने किया इस पर आपकी विचार चल रहे हैं। आप मेरे मित्र जो भी मेरी बातें सुने, भाजपा के हों चाहे कोई भी हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। आप अपनी चीज़ों को देखिए, दूसरा क्या करके गया उस पर मत जाइए। आप अपनी चीज़ों को तो संभाल नहीं पा रहे हो। वही कहावत है, मेरे घर में साला चोरी हो रहा है, मैं दूसरे के घर को देख रहा हूँ, तो मैं अपने घर को देखूंगा ना। आप 70 साल में क्या हुआ उसको छोड़ दीजिए। मैं अपने लोगों से भी नर्म निवेदन करता हूं कि इनके 70 साल की बातों को मत समझिए, इनकी वो बातों को सुनिए। भैया मेरे सबसे पहले तो इस पूरे भारत के लोगों को जगना चाहिए कि भैया ये बता दो सरकार मेरे खाने पीने स्वास्थ्य शिक्षा का क्या है। आज बच्चों को आपने पास कर दिया, कल बच्चे वही जाएंगे IAS PCS में तो उसमें लिख दिया जाएगा कोरोना काल में पढ़ाई नहीं किया 80% में पास हुए। अभी आप आरक्षण चला रहे थे, अब इसको लेके चलाओगे। आरक्षण वालों को तो नौकरी मिल गई, ये कोरोना काल वाले जो लड़के लड़कियां हैं उनको फिर नौकरी नहीं मिलेगी। वो फिर बैठे रहेंगे, जाके कहीं तेल बेचेंगे, कहीं साबुन बेचेंगे। यही पकौड़ी बचवाना है तो बेचो भैया, यही अपनी देश चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आपके अपने व्यक्तिगत विचार हैं, क्योंकि आपने बेबाकी से अपनी बात भी रखी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। इसी क्रम में एक और जुड़ी हुई हैं, उनसे जान लेते हैं उनके क्या विचार हैं। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम स्तुति मिश्रा है और मैं एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में एक IT कंपनी में एज असिस्टेंट मैनेजर वर्किंग हूँ। तो आप दिल्ली में काम करती हैं, तो अभी हमें लगता है कि वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया है। जितने भी IT सेक्टर्स हों, चाहे इस तरह के जो कारोबार में हैं, उन बहुत तमाम व्यवसायी भी हों, चाहे कोई भी काम इस समय जो कर रहा है वो वर्क फ्रॉम होम ही कर रहा है। तो मैम कितना तर्कसंगत लगता है या क्या ठीक है अगर इस तरह कोरोना महामारी में अगर सरकार ने कहा कि वर्क फ्रॉम होम ही किया जाए, तो क्या आपको लगता है और क्या लग रहा है कि मतलब जो काम किया जा रहा है, सरकार की तरफ से आदेश दिए जा रहे हैं, वो सही है? देखिए, मुझे पर्सनली अगर मैं कहूँ अपने लिए तो मुझे रियली कोई इशू नहीं है। बिकॉज मैं पहले अपने घर होली दिवाली में 2 दिन के लिए आ पाती थी। अब मैं वर्क फ्रॉम होम की वजह से मैं घर से काम कर रही हूँ। मैं अपनी फैमिली के साथ अपना जो बाकी का टाइम है वो भी स्पेंड कर सकती हूँ। तो पर्सनली मुझे कोई इशू नहीं है डेफिनेटली। बट या कोरोना की वजह से पूरी कंट्री या पूरे वर्ल्ड में आप कह सकते हैं बहुत ढेर सारे इश्यूज़ हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स के लिए इशू है, वो स्कूल नहीं जा पा रहे। स्कूल जाना सिर्फ इसलिए ज़रूरी नहीं है कि बच्चे वहाँ से पढ़ाई करते हैं। बच्चों का समझ लीजिए वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ होता है, उनकी फ़िज़िकल ग्रोथ होता है, उनका मेंटल ग्रोथ अलग से भी होता है। वो खेलते हैं, बच्चों के साथ मिलते हैं और दूसरे बच्चों के साथ, तो वो ग्रोथ उनका थोड़ा सा रुक रहा है। पढ़ाई वो कर सकते हैं क्योंकि पेरेंट्स घर पे बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। आपको सिलेबस मिला हुआ है, आप उस सिलेबस को घर पे आप भी पढ़ा सकते हैं छोटे छोटे बच्चों को। बट उनका जो फिज़िकल ग्रोथ और मेंटल ग्रोथ अलग से होना चाहिए खेल कूद के साथ, वो नहीं हो पा रहा है। तो बट ठीक है, मतलब बिकॉज अभी जो टाइम है वो सिर्फ जान बचाने का है।
अभी अगर हम सोचें कि हम सब्जी वालों को लगवा दें, दुकानें खुलवा दें, तो वो सब कुछ हम एक साथ नहीं कर सकते हैं। अभी हमारा जो इशू है वो सिर्फ हेल्थ को बचाने का, और आई थिंक कि इस गवर्नमेंट के अलावा अगर कोई भी और गवर्नमेंट होती तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा या इससे बेटर कुछ कर पाती। जैसा कि भाई साहब ने भी कहा कि सबको खुद भी कुछ करना चाहिए, तो रियली अगर हम सिर्फ सब कुछ गवर्नमेंट पे डाल देंगे तो हम कुछ हो ही नहीं पाएगा। हम अपना हाथ झाड़ लें और हम घूम रहे हैं बाइक लेके और हम चोरी छुपे दुकान खोल रहे हैं तो नहीं हो पाएगा। हमें खुद भी अपनी तरफ से एफर्ट करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस दी हैं उसको फॉलो करें। ये सारी कोरोना हो कैसे रहा है लोगों को, बात ये आपके घर में तो कोरोना आ नहीं रहा है ना, आप कहीं जा रहे हैं तो वो आ रहा है, तो दैट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारे मतलब जनता को भी समझना चाहिए कि गवर्नमेंट आपको एक एक पुलिस वालों या सबको लगा के आपको घर में नहीं बिठा सकती है, वो आपको कुछ फॉलो करने को कह सकती है जो हमको करना पड़ेगा। आपने अपनी बातें रखी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। हमारे साथ तमाम लोग थे, कुछ बाहरी थे, कुछ गोरखपुर के लोकल थे, आईटी सेक्टर में काम करने वाले हों चाहे रियल एस्टेट व्यापारी हों, हर लोगों ने अपनी बेबाकी से अपनी बातें रखी और जेन्युइन भी है, चूँकि कोरोना एक ऐसा महाकाल बन के सबके सामने उभर के आया है, महामारी फैल चुकी है, लोग अपनी बातों को रखने का हक है और हम हमेशा प्रभासाची न्यूज़ नेटवर्क की टीम ने कोशिश की है कि जो भी आम जनता है उसकी बातों को अपने माध्यम से शासन हो, प्रशासन हो, चाहे सरकार हो, सबके पास पहुँचे। हमारा एक विशेष संदेश भी है, प्रभासाची ने हमेशा ये कोशिश की है कि लोग घर में रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। महामारी है, किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं है, हर कोई प्रभावित हो सकता है, आप अपना ध्यान खुद रख सकते हैं। गोरखपुर से प्रणव तिवारी, प्रभासाची।